स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बीएमबी 101, दैट इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पहला सब्जेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओपी का डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक बात और है कि इवन जैसे मैं एमबीए के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं सारे ही स्टूडेंट, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हैं, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना चाहिए। कम से कम पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर हमेशा सॉल्व करके जाना चाहिए। ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यों पीवाईक्यू लगाना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो मैं बताऊं इसके एक नहीं कई फायदे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने के। सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है कि हमें, आप अभी जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी मैं 2024-25 जो सेशन है उसका क्वेश्चन पेपर, ये देखिए 2024-25 सेशन का जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में जो आया हुआ है वो मैं अभी करा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं 2023 भी कराऊंगी, 2022 भी कराऊंगी। तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ठीक है। और एक बात और है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग कर दिया जाएगा, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट रिपीटेडली हर साल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं 1 साल का करा रही हूँ, अभी मैं पिछले लास्ट 2022 और 23 का भी जब मैं कराऊंगी तब आप देखिएगा सेम वही कॉन्सेप्ट आए हैं। तो इसलिए हमें आइडिया लग जाता है कि किस कॉन्सेप्ट पे हम, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। और एक और बात है, वैसे तो मैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पीवाईक्यू कराने जा रही हूँ। ठीक, तो ये आपके लिए तो यूजफुल है ही। अगर आप एकेटीयू का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है, अंत तक देखना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी हैं और अगर ये सब्जेक्ट, ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट एंड ओबी, अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए टॉपिक है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो मुझसे कमेंट सेक्शन में काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम एग्जाम आने वाला है, हम इस एक्स यूनिवर्सिटी के हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो यहां से भले ये क्वेश्चन पेपर एकेटीयू का है, बट आप दूसरी यूनिवर्सिटी के भी हैं तो भी आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे इस सब्जेक्ट के, ओबी के एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जितने भी ग्रेजुएशन के एमबीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल है वीडियो। ठीक, एक तो ये फायदा होता है क्योंकि काफी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो वो हमें आइडिया लग जाएगा। दूसरा है, हमें अपनी तैयारी का लेवल भी पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है, कितना और करने की जरूरत है, क्या हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो पता चल जाएगा। प्लस क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, कितना थ्योरी कितना न्यूमेरिकल आ रहा है, एवरेज लेवल के क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चल जाएगा, कितने सेक्शन है, एबीसी कितने सेक्शन है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन, ये सब आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं पीवाईक्यू लगाने के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के। ठीक है, इसीलिए मैं इस बात पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और मैं बताऊंगी, एक बात और ये है कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। जैसे ये जो पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे है। आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन या मैं फर्स्ट कमेंट जो होगा ना उसमें डाल दूंगी, पिन कर दूंगी उस मैसेज को, तो वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर जो अभी मैं सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो मैं आंसर डिस्कस करूंगी, बट हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर के भी हैं, कुछ 14 नंबर के भी क्वेश्चन है, तो यानी काफी लिखना होगा। ठीक है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आपको डिटेल में लिखना है तो उसके लिए कंटेंट चाहिए ना, तो वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बट ये सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो वो आप रेफर करिएगा। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, प्लस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेपर। 3 सेक्शन होते हैं आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक, पूरा पेपर कितने का आता है? 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं, वो कॉलेज की तरफ से जाते हैं। ठीक है, 70 नंबर का पेपर है। एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये है सेक्शन ए। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने पेपर को मतलब कंप्रेस किया हुआ है। अभी मैं डिटेल में बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी भी, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। ठीक है, सेक्शन ए है, इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी कुल मिला के सेक्शन ए कितने नंबर का हुआ? 14 नंबर का होता है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो यानी 3 क्वेश्चन करने हैं, 7 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 21 नंबर का होता है सेक्शन बी। ठीक है, 14 नंबर का होता है सेक्शन ए। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी वन। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसके 2 है, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फोर्थ 2 दिए गए हैं, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही 5 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो इस तरीके से सेक्शन सी कितने का हुआ? 35 नंबर का। 7 5 या 35, सेक्शन सी आपका 35 नंबर का हुआ। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, सेक्शन 1 नहीं, सेक्शन ए से शुरू करते हैं। ये देखिए, सेक्शन ए। ठीक है, हम सेक्शन ए के, अब शायद आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा 1 मिनट इसे कर देती हूँ। ये अब आपको आई थिंक विजिबल है। तो दिस इज सेक्शन ए, ये आपका सेक्शन ए है। अब मैंने बड़ी स्क्रीन पे कर दिया, आपको दिख रहा होगा। सेक्शन ए है, इसमें 7 क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। 2-2 नंबर का है, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन में इसका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल स्किल ऑफ अ मैनेजर? मैनेजर की एसेंशियल स्किल क्या होती है? तो मैनेजर की 3 एसेंशियल स्किल्स होती हैं, जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो 3 एसेंशियल स्किल होती है मैनेजर की। एक होती है टेक्निकल स्किल, एक होती है ह्यूमन स्किल, तीसरी होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। ठीक है, टेक्निकल स्किल मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी या जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज टेक्निकल स्किल। ह्यूमन स्किल मतलब लोगों से डील करना आना चाहिए, क्योंकि दूसरों से काम करवाना है ना, मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट से काम कराना है, तो उसमें ह्यूमन स्किल होनी चाहिए। अगला क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्किल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ठीक है, उसके लिए काम कर सके। ठीक है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल, उसे चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो दीज आर द 3 एसेंशियल स्किल ऑफ अ मैनेजर, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ क्या होता है? एमबीओ इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एमबीओ और एक एमबीई। यहाँ पे पूछा नहीं गया, बट बता रही हूँ। एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और ये है एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अब आपको दिख रहा होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिसमें जो मैनेजर होते हैं एंड एम्प्लॉय होते हैं, दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो सेट करते हैं। ठीक है, मिलके सेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के प्लानिंग करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। ठीक है, तो दिस इज एमबीओ। अगला जो क्वेश्चन आया है सेक्शन ए में, सी है, क्या है? 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं डायरेक्टिंग के। ठीक, तो डायरेक्टिंग,
आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के फंक्शंस। मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब पढ़ा था ना। उसी में से एक फंक्शन है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का सबसे पहला जो फीचर है दैट इज, एक सेकेंड, डायरेक्टिंग का सबसे जो पहला फीचर है वो ये है कि डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस है, परवेसिव है। यानी ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है, प्लस परवेसिव है। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह है। ठीक। और ये जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, सब ऑर्डिनेट को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है, गाइड करना, डायरेक्ट करना मतलब गाइड करना। ठीक है, तो ये सब जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कम्युनिकेशन हुआ, लीडरशिप हुआ, सुपरविजन हुआ, मोटिवेशन हुआ, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो डी है दैट इज मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है। ये इवन जब हम, ये जो पेपर आपने है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जब ये पेपर शुरू हुआ होगा तो एकदम स्टार्टिंग में ही है। जो भी बुक आपने फॉलो की होगी एकदम स्टार्टिंग में ही है। मैंने भी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी ये टॉपिक कवर किया है कि मैनेजमेंट आर्ट्स है कि साइंस है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो मैनेजमेंट इज बोथ, आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। ठीक है। साइंस क्यों है ये भी जस्टिफाई करना होगा। मैनेजमेंट साइंस क्यों है, क्योंकि इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। आपने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे ना, तो इसलिए मैनेजमेंट इज साइंस। और मैनेजमेंट आर्ट्स भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है। आपको प्रिंसिपल बता दिए गए, आपको रूल बता दिए गए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये भी तो देखना है ना। ठीक है, तो इसलिए ये आर्ट्स भी है। तो देखिए इट इज आर्ट्स बिकॉज यहाँ पे पर्सनल स्किल भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज बोथ। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सेक्शन ए का, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, स्टेट द बैरियर्स टू डेलीगेट। यानी जो डेलीगेट किया जाता है उसके बैरियर्स क्या है। पहले तो आपको बताना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजर अपना जो काम है वो अपने सब ऑर्डिनेट को जो असाइन करता है, डेलीगेट करता है उसको काम, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए लिखा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब असाइनिंग पार्ट ऑफ मैनेजर अथॉरिटी टू सब ऑर्डिनेट, ताकि सब ऑर्डिनेट, देखिए मैनेजर ही सारा काम करने लगेगा तो कैसे होगा। कोई भी एक पर्सन सारा काम करने लगेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो हमें कुछ काम दूसरों को असाइन करने होते हैं। तो मैनेजर अपने कुछ काम जो है जो उसके सबऑर्डिनेट कर सके उसे डेलीगेट करता है, तो उसे कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन उसमें कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट, पता नहीं सबऑर्डिनेट ढंग से करेगा कि नहीं, उस पर भरोसा है कि नहीं। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, क्या पता सबऑर्डिनेट अपनी मर्जी से काम करने लगे, हमारा कंट्रोल ही उससे छूट जाए। अगला क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कंपिटेंस इन सब ऑर्डिनेट, यानी सब ऑर्डिनेट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या वो इतना कंपिटेंट नहीं है कि वो उतने अच्छे से कर ले जितने अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर एफ, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर एफ जरा रीड करिए। तो आप देख रहे हैं दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। एक ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर, ये पता नहीं पांचवा या छठा रहा होगा और फिर से सातवां क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, गलती से शायद मिसप्रिंट हो गया होगा या गलती से क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। इज मैनेजमेंट इज आर्ट्स या साइंस। ठीक है, तो इस टाइप की गलती हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको कुछ नहीं, आपको शांति से इसका आंसर लिख देना है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन दो बार पूछ दिया गया, आपको पता है आंसर, लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला जो सातवां क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है ये डिफाइन करिए। तो मैनेजमेंट के फंक्शन हमने पढ़े थे, 5 मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा था ना। तो स्टाफिंग क्या है, दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो सब स्टाफिंग का पार्ट है। बेसिकली राइट पर्सन को राइट प्लेस पे असाइन करना, ये स्टाफिंग में आता है। तो स्टाफिंग क्या है, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब पे असाइन करना, दिस इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ठीक, और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए फिनिश होता है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, दो दो नंबर का हर क्वेश्चन था, 3 से 4 लाइन लिखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्शन ए पे समय मत दीजिएगा, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो 2 से ज्यादा नंबर आपको नहीं दे सकता है पर क्वेश्चन, चाहे आप जितना अच्छा लिख लीजिए। आ जाइए सेक्शन बी में।
सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस हमारे पास है, काफी चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोटिवेशन, एक्सप्लेन मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है सबसे पहले कि मोटिवेशन क्या होता है एंड मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो क्या है। ठीक, सबसे पहले मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन की तो आजकल हर जगह बात चल रही है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो है मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन इज बेसिकली इट्स इनर ड्राइव, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। ठीक है, तो मोटिवेट करना मतलब इनकरेज करना, दूसरों को इनकरेज करना ताकि वो काम करें, जो भी उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ इंकरेजिंग पीपल टू वर्क इफिशिएंटली, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर मतलब मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि वो काम अपना इफिशिएंटली करे, इफेक्टिवली करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। दिस इज मोटिवेशन, एक इनर ड्राइव है। ठीक है, अब मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, उसमें से आया है एग्जाम में मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, सबसे बेसिक और बहुत अच्छी थ्योरी है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी का अगर पूछा जाए ना तो ये जो पिरामिड वाला डायग्राम है ये तो आप जरूर बनाएंगे। आपको लिखना भी है, जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको लिखना भी है, लेकिन ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है। ये जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो नीड्स है, उसकी जो जरूरत है, उनको हायरार्की में यानी लेवल में डिवाइड किया। इन्होंने कहा 5 नीड्स हैं बेसिक ह्यूमन बीइंग की, 5 नीड है। जब हमारी बेसिक नीड पूरी होती है तब हम अगली नीड पे जाते हैं, जब ये फुलफिल होती है तब अगली नीड पे जाते हैं, जब ये फुलफिल होती है तब हम अगली नीड पे जाते हैं। तो ये इन्होंने कहा। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे बेसिक नीड क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने नीड दी थी, इन्होंने जो ह्यूमन नीड है उसे हायरार्की में अरेंज किया बेसिक से एडवांस। सबसे बेसिक नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान। जब तक रोटी कपड़ा मकान की हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, ये पूरी हो जाएगी तो दूसरे लेवल पे जो नीड आती है दैट इज सेफ्टी नीड। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, इसके बाद हमें चाहिए सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, कोई प्रोटेक्शन चाहिए, ये भी हो गया। तो तीसरी नीड है हमारी सोशल। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, हम सामाजिक लोग हैं। ठीक है, तो हमें समाज में लव भी चाहिए, फ्रेंडशिप भी चाहिए, बिलोंगिंगनेस भी चाहिए। तो दिस इज द थर्ड नीड, ये भी पूरी हो गई। इसके बाद चौथे लेवल पे आती है स्टीम नीड। ठीक है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमें रिकॉग्निशन भी चाहिए, तो ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, एंड उसके ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ एंड अपना जो भी पोटेंशियल है उसको फुल्ली रियलाइज कर पाए अपने पोटेंशियल को, तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो मैस्लो ने यही बात कही थी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप डिटेल में लिखेंगे। डिटेल का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको मेरा वीडियो रेफर करना है। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारा पूरा सब्जेक्ट कवर है। अगला क्या है, आउटलाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, आउटलाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्लानिंग। आपको प्लानिंग बताना है, ठीक है, एंड स्टेप्स बताने हैं प्लानिंग के। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग ही तो है। प्लानिंग क्या था, प्लानिंग वैसे पांचों फंक्शन क्या है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही 5 फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये प्लानिंग है। मेरे हिसाब से एक कहीं लिखा हुआ था किसी बुक में कि अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, और ये एकदम सच बात है। अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया है ना, ठीक है, तो आधा काम आपका वहीं खत्म हो जाता है। आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली कर ली है कि अभी 1 महीना बचा है एग्जाम को, हम इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे की पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से सिलेबस कवर करेंगे। अगर पूरी प्लानिंग आपकी प्रॉपर है ना, तो आधा काम आपका वही खत्म हो गया, अब केवल एग्जीक्यूशन पार्ट आया। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब में है, हर फील्ड में प्लानिंग तो करनी ही होती है। अगर प्लानिंग की है, बिना प्लानिंग के कोई काम करोगे तो काम वो सही नहीं होगा। प्लानिंग कर लिया तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। तो प्लानिंग बेसिकली है क्या, प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना। प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शन टू अचीव देम। प्लानिंग मतलब क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना।
ठीक है। एंड फिर उसके लिए एक्शन प्लान बनाना कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, ये एडवांस में तय करना, यानी पहले ही तय करना, इसी को कहा जाता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना कि हमें क्या क्या करना है उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को अचीव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, प्लानिंग जो है दो चीजों के बीच में जो गैप है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है प्लानिंग इसको ब्रिज करता है। ठीक। अब एक बात आती है, पूछा गया है कि स्टेप्स क्या है प्लानिंग के, तो 7 सिंपल स्टेप है प्लानिंग के। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव तय करेंगे ना। आपको सपोज करिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कुछ एजम्पशंस होंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके आप कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। अब मैं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, तो मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, खुद से तैयारी कर सकती हूँ, या कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकती हूँ, या कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये 3 ऑप्शन अभी मुझे दिख रहे हैं। तो वो वही तीसरा स्टेप है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। अगला क्या है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव। अब ये जो 3 ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, अब इनको मैं इवैल्यूएट करूंगी कि मेरे लिए क्या सही है, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखूंगी। ठीक है। इवैल्यूएट करूंगी, पहले है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किया, फिर उनको इवैल्यूएट करूंगी, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। फिर अब अगला स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब इन तीनों में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो अब मैं चूज करूंगी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद मुझे सपोज करिए समझ में आया कि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है, ठीक, तो उसके बाद मैं इंप्लीमेंट करूंगी प्लान कि सेल्फ स्टडी अब करनी है तो किस हिसाब से क्या क्या मुझे करना होगा, सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट में कहां से लाऊंगी, तो ये सब मुझे इंप्लीमेंट करना है प्लान। और फिर उसके बाद फॉलो अप रखना है। ठीक है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग, विदाउट फॉलो अप इज इनकम्प्लीट। मुझे फॉलो अप भी करना होगा, रिव्यू भी करना होगा कि मैंने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो दीज आर द 7 सिंपल स्टेप ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग के 7 सिंपल स्टेप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक, सिलेक्शन स्टाफिंग में आता है। सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि बेस्ट कैंडिडेट चूज करना फ्रॉम द एप्लीकेंट, जितने लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया था, बहुत सारे एप्लीकेंट थे, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, चूज करना, दिस इज द सिलेक्शन। उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसी को सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, और एक और बात है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्लस ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, किस पोजीशन के लिए सिलेक्शन हो रहा है, या एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए हो रहा है, मैनेजर लेवल का सिलेक्शन हो रहा है, सीईओ का सिलेक्शन हो रहा है, किस लेवल के लिए हो रहा है, वो भी मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस वेरी करता है। प्लस हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है। बट यहां पर आपको मैं बेसिक जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपकी बुक में है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करती है। तो 7 सिंपल स्टेप होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी यानी सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है जिसमें कैंडिडेट को स्क्रीन आउट किया जाता है। 1000 कैंडिडेट आ गए हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन 1000 का डिटेल इंटरव्यू ले पाएगी? नहीं। पहले तो कुछ कैंडिडेट छांटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक प्रिलिमिनरी, एक इनिशियल इंटरव्यू लेती है। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप, इनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है और कहा जाता है अपनी बेसिक डिटेल जो है वो आपको भरनी है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी टेक्निकल स्किल ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि अगर आईटी का पर्सन है तो कोडिंग स्किल आनी चाहिए, ये सब, तो जो भी टेक्निकल स्किल ऑर्गेनाइजेशन देख रही है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेगी। ठीक। चौथा स्टेप होगा फेस टू फेस इंटरव्यू लेगी, जिससे कैंडिडेट के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है रेफरेंस चेक, यानी जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड, या उससे पहले वो जहां पे जॉब वगैरह कर चुका है वहां से क्रॉस चेक किया जाएगा। ठीक है। छठा स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन।
जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय नहीं, कैंडिडेट जिसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं ये जानना जरूरी है ना। तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद होगा फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर उसे दिया जाएगा। तो दीज आर द 7 सिंपल स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पोजीशन टू पोजीशन। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट क्या था, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस बताइए। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। ये पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए। ठीक है, जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को पिक किया जाता है, चूज किया जाता है। तो बेसिकली सिलेक्शन में क्या होता है, छटनी होती है, छाटा जा रहा है, बेस्ट को चूज किया जा रहा है, तो ये निगेटिव है। लेकिन रिक्रूटमेंट में सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए, तो इसलिए पॉजिटिव है। अब इसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे रिक्रूटमेंट में अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट को, जबकि सिलेक्शन में बेस्ट को चूज किया जाता है। रिक्रूटमेंट पहला स्टेप होता है, सिलेक्शन उसके बाद आता है। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंस है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन एनालिसिस एंड ऑल द ईगो स्टेट इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन जो है ना ओबी का है। ये जो पेपर है दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी का कॉम्बिनेशन है। ठीक, अभी तक जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे वो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन आया है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो सब्जेक्ट है उससे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है, सारी ईगो स्टेट जो होती है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊं, अभी मैं 2-3 टॉपिक बताऊंगी कि इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से पहला टॉपिक ये है जिसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस से क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। इवन ये है सेक्शन बी। अभी आप सेक्शन सी देखेंगे, सेक्शन सी से भी इसी टॉपिक पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है और सारी ईगो स्टेट बताइए। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस तो दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करूं। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। किसने दी थी, एरिक बेर्न ने दी थी ये थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने स्टडी किया था इंटरैक्शन बिटवीन पीपल, जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं उसको स्टडी किया था इन्होंने। एंड उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश, समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। ये इन्होंने ट्रांजैक्शन थ्योरी, ट्रांजैक्शन टीए इसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन एनालिसिस में स्टडी किया था। फिर इनके अकॉर्डिंग 3 ईगो स्टेट होती है। ठीक, एक होती है चाइल्ड ईगो, एक चाइल्ड ईगो, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो। ठीक है, तो ये 3 ईगो स्टेट होती है, तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चाइल्ड ईगो मतलब इमोशनल या स्पॉन्टेनियस जो बिहेवियर होता है ना, उसको चाइल्ड ईगो कहते हैं। एडल्ट ईगो यानी सोच समझ के रेशनल लॉजिकल बिहेवियर जो होता है, एडल्ट ईगो है। पेरेंट ईगो यानी बिहेवियर विच इज कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स, वो बिहेवियर जो हम कॉपी कर रहे हैं पेरेंट्स से, चाहे ये क्रिटिकल जो बिहेवियर है या केयरिंग बिहेवियर, इसको पेरेंट ईगो कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के मतलब ईगो स्टेट क्या होते हैं, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, दो लोगों के बीच में कैसे होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्सनालिटी की थ्योरी, ये भी ओबी का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। पर्सनालिटी की डिफरेंट थ्योरीज मैंने पढ़ाई है वीडियोस में। ठीक है, तो वहां पर ये जो पर्सनालिटी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑल द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में जितनी भी पर्सनालिटी की थ्योरी है वो आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जितनी भी पर्सनालिटी की थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो सब आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। एक है ट्रेट थ्योरी, ट्रेट मतलब होता है लक्षण, यानी जैसे लक्षण होंगे वैसी हमारी पर्सनालिटी होगी। ठीक है, ट्रेट थ्योरी हुआ। एक है टाइप थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो ये सब थ्योरी आपको डिटेल में यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जितनी भी थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में वो सब लिखो। और इसी के साथ सेक्शन बी ओवर होता है। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, 3 करने थे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन सी पे।
सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है? सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है। हर ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें से एक क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में 2 है, एक करना है। चौथे में 2 है, एक। दोनों में से कोई एक, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन, ऐसे करके है। 35 नंबर का है पूरा सेक्शन सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टीम बिल्डिंग एंड एबरेट द ल्यूकमैन मॉडल ऑफ थ्योरी इन डिटेल? दिख रहा है आपको? क्वेश्चन क्या रहा है? पहला क्वेश्चन थर्ड का, इन दोनों में से कोई एक करना है। पूछ रहा है टीम बिल्डिंग क्या होती है। सही पार्ट कह रहा है टीम बिल्डिंग क्या होती है, और ल्यूकमैन मॉडल ऑफ थ्योरी आपको बतानी है। दूसरा कह रहा है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या होते हैं। नहीं, कैसे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हेल्प करते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉय, एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए पहला करते हैं, टीम बिल्डिंग क्या होती है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, टीम बिल्डिंग यानी टीम को बिल्ड करना, ये तो है टीम बिल्डिंग। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको कलेक्ट करना, मिल के काम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। दैट इज कॉल्ड टीम बिल्डिंग, टीम बना के काम करना। तो टीम बिल्डिंग प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। टीम बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्ट किया जाता है, वो वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं इफेक्टिवली, ताकि जो भी कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। टीम में काम करना, तो टीम बिल्डिंग मतलब टीम बनाना, टीम को मैनेज करना और उनसे काम करवाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। दिस इज कॉल्ड टीम बिल्डिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सब इंप्रूव होता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, मिलके काम करेंगे तो। और एम्प्लॉय एक दूसरे से सीखते भी हैं। ठीक है, अगला जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है कि टकमैन्स मॉडल ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट का एक टकमैन मॉडल था, काफी पॉपुलर मॉडल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन्होंने ये ब्रूस टकमैन, इन्होंने ये मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने बताया था टीम बिल्डिंग जो होती है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। उन्होंने कहा था स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन, टीम फॉर्मेशन की 5 स्टेजेस होती हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होती हैं, तो इन्हीं स्टेजेस को आपको डिटेल में इसमें लिखना है। फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? फॉर्मिंग स्टेज में देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर्मिंग यानी फॉर्म करना है, यानी जो मेंबर्स हैं उनको कलेक्ट करना है, टीम बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मिंग स्टेज है। जो टीम मेंबर हैं कम टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर, दो टीम मेंबर साथ में आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, गोल को जानने की कोशिश करेंगे, पर अभी गोल यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। अगला स्टेज क्या है? स्टॉर्मिंग। अब इतने सारे लोग कलेक्ट होंगे, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, सबके कह लीजिए काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट आएगा, सबके आइडियाज अलग हैं, तो कन्फ्लिक्ट अराइज करेगा इस स्टेज में, स्टॉर्मिंग में। स्टॉर्म मतलब क्या है? तूफान, स्टॉर्म। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट आता है, इंडिविजुअल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, सब अपने अपने आइडियाज रखते हैं, डिसअग्री होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट आता है। अगली तीसरी स्टेज नॉर्मिंग। अब चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा? टीम मेंबर अब अपने जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ सहमति बनना शुरू होगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्लियर होंगी कि किस मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो सब क्लियर किया जाएगा, एंड कॉपरेशन एंड कोहेशन डेवलप होगा। ठीक, अब चौथी स्टेज परफॉर्मिंग। अब मिलके हमारे जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी सॉल्व हो गए, अब हम मिलके क्या करेंगे? परफॉर्म। चौथी स्टेज क्या है? परफॉर्म करेंगे। तो टीम वर्क इफिशिएंटली टुवर्ड द गोल। एंड आखिरी क्या है? एडजर्निंग, यानी जब गोल वो अचीव हो जाएगा तो टीम डिसॉल्व हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं, टकमैन मॉडल के, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉय। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक, तो देखिए नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड जिसमें मॉनिटरी, पैसे के टर्म में जो रिवॉर्ड ना मिले, नॉन मॉनिटरी टर्म में जो रिवॉर्ड मिले, दैट इज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड जिसमें डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व ना हो, पैसे वाला बेनिफिट ना इन्वॉल्व हो, डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट। ठीक है, लेकिन ये रिवॉर्ड है, इससे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़े। ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेट हो, सेटिस्फैक्शन बढ़े, तो ऐसे रिवॉर्ड को कहा जाता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें सबसे पहला आ सकता है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन।
एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन भी चाहिए, पहचान चाहिए, तारीफ चाहिए, प्रेस चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। और जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमारी जॉब सेफ बनी रहे। भले ही ऐसा भी होता है ना, भले ही कम पैसा दो लेकिन हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, यानी ऐसी जॉब होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। ऐसा ना हो रूटीन काम किए जा रहे हैं, कुछ नया सीखने, कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, ये पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, बिलोंगिंगनेस की भावना हो, ठीक है। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ये कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। मतलब यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, ठीक। फिर इसके बाद अगला इसमें सेकंड पार्ट पूछा है, पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस बेसिकली क्या है, किसी पर्सन की एबिलिटी, स्किल एंड टाइम इफेक्टिवली टू अचीव डिजायर्ड गोल। पर्सनल इफेक्टिवनेस यानी अगर हम अपनी एबिलिटी, स्किल को यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, तो इसे कहा जाता है पर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। यानी हम पर्सनली अपने आप, तो जैसे नहीं हम अपने आप को कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, ये ना पर्सनल इफेक्टिवनेस। यानी हम अपने आप को, यानी हमारा जो भी टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसको किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं ताकि जो भी गोल है उसे हम अचीव कर पाए। दैट इज कॉल्ड पर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन जो है 7 के हैं, 7 नंबर के हैं, आपको लिखना है ठीक ठाक इसमें। वैसे ये भी काफी है, बट और डिटेल आपको पढ़नी है तो मेरे वीडियोस पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अटेम्प्ट एनी वन, इन दोनों में से कोई एक करना है। और अब आप एक बात देखिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विद एग्जांपल इन डिटेल। तो आपने देखा था सेक्शन बी में भी तो सिलेक्शन पे एक क्वेश्चन था कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताना है। यहाँ पे देखिए फिर से आया, सिलेक्शन प्रोसेस बताइए, बट यहाँ पे डिटेल में बताइएगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है कि अप्लाई द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस विद ऑल द 3 ईगो स्टेट। अब ये जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो अभी आपने देखा था, एरिक बेर ने दिया था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की थ्योरी, तो उसको आपको जो 3 ईगो स्टेट है इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो देखिए आपने टॉपिक वही है, बस यहाँ पे और इलेबोरेटेड फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो यानी हमारा एक और टॉपिक निकल के आया है कि सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक ट्रांजेक्शनल एनालिसिस तो मैंने बताया था। पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, चलिए करते हैं। अब ये मैं दोबारा तो क्या बताऊं, तो अभी देख लिया ना, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है ग्रुप में से उसे चूज किया जाता है ताकि राइट पर्सन राइट पोजीशन पे काम करे, ठीक है। राइट पर्सन हम रिक्रूट करें और वो उसे हम सही पोजीशन पे अपॉइंट कर सकें। प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है, बट बेसिक 7 स्टेप होते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, आप इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इवन मैं सारे ही जो आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं ना एमबीए फर्स्ट के, वो सबका सॉल्यूशन कराऊंगी। अभी आज मैंने पहला वीडियो डाला है, मैं सभी का कराऊंगी और ये सब आपको कलेक्टिवली एक साथ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पहला है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, चौथा इंटरव्यू है, पांचवा रेफरेंस चेक है, छठा मेडिकल एग्जामिनेशन बताया था ना, सातवां फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक। तो सिलेक्शन क्या है, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको पिक करती है, उसे चूज करती है, उसे सिलेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वही टीए पे है, ये इज ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है 3 ईगो स्टेट पे, तो ये आपको डिटेल में लिखना है। ये टॉपिक तो करके जाइएगा, ओबी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस किसने दिया था, एरिक बेर ने दिया था। इसमें इन्होंने स्टडी किया था इंटरैक्शन या ट्रांजेक्शन बिटवीन पीपल। 3 ईगो स्टेट होती है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल के साथ देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें अगर चाइल्ड पेरेंट का ट्रांजेक्शन है या एडल्ट एडल्ट का ट्रांजेक्शन है या चाइल्ड पेरेंट का ट्रांजेक्शन है, तो विद एग्जाम्पल ये मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर्सनालिटी पे है।
क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी एंड वन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो देखिए एक क्वेश्चन पर्सनालिटी पे क्या आया था कि जितनी भी थ्योरीज हैं पर्सनालिटी की वो डिस्कस करिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन कौन से फैक्ट, यानी पर्सनालिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पर्सनालिटी के कुछ कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालते हैं, प्लस एक थ्योरी बताइए पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी सबसे पहले होती क्या है ये आप लिखेंगे। तो पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पर्सनालिटी किसका कॉम्बिनेशन है, हमारे बिहेवियर का, हमारे कैरेक्टरिस्टिक का, हमारे एटीट्यूड का, जो एक पर्सन को यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ठीक, पर्सनालिटी की बहुत सारी थ्योरीज, पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालते हैं। पहला है हेरिडिटी फैक्टर, यानी बहुत सारी चीजें, हमारी पर्सनालिटी की बहुत सारी चीजें हमें इनहेरेंट होके मिली है, हमें अपने पेरेंट्स से मिली हुई है। जैसे हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, कलर है, टेम्परामेंट है, इंटेलिजेंस है, वो इनहेरेंट होके भी मिली है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, एजुकेशन, सोशल ग्रुप, ये हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, हम किस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग भी तो हम एक्ट करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आई जहां से निकलना है तो हमारी पर्सनालिटी पे अलग होती है। ठीक, तो हम कैसी सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। कल्चर, यानी हम किस ट्रेडिशन, किस कल्चर, किस कस्टम, किस बिलीफ को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी, ये भी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालता है। हमारी एजुकेशन, वो भी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है ना। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर जो पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, पर्सनालिटी की एक थ्योरी करनी है, बतानी है आपको। 5 थ्योरी वहां बताई थी, एक थ्योरी ट्रेट थ्योरी, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। तो ट्रेट थ्योरी के बारे में कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो बहुत सारे ट्रेट्स, ट्रेट मतलब लक्षण, हमारे हमारी पर्सनालिटी बहुत सारे हमारे जो लक्षण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, उनसे डिफाइन होती है के बारे में। फिर ये किसने दी थी, ये साइकोलॉजिस्ट थे गॉर्डन ऑलपोर्ट, इन्होंने दी थी। इन्होंने फिर ट्रेड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये सब पढ़ लीजिएगा, डिटेल में वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए यहां नहीं पढ़ा रही हूँ। अगला क्वेश्चन एटीट्यूड से है कि हाउ एटीट्यूड आर फॉर्म, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है। एंड एक्सप्लेन, फिर से आ गया ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। बताइए एक ही क्वेश्चन पेपर में टीए पे 3 बार क्वेश्चन आया है। ठीक, तो एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड इज आर नजरिया। एटीट्यूड क्या कहते हैं, किसी चीज को देखने का हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, जो नजरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो एटीट्यूड आर लर्न टेंडेंसी, एटीट्यूड एक लर्न टेंडेंसी है टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और निगेटिवली टुवर्ड अ पर्सन, टुवर्ड अ इवेंट, टुवर्ड अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी पर्सन की तहत तरफ, किसी इवेंट की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हम किस तरीके से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, निगेटिवली देखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आवर एटीट्यूड एंड इट इज अ लर्न, मतलब हम एटीट्यूड सीखते भी हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हमारा फैमिली एटीट्यूड को इम्पैक्ट डालती है, पीयर ग्रुप जिनके साथ हम रहते हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज, मीडिया यानी क्या हम सुनते हैं उसके बेसिस पे भी हमारा एटीट्यूड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बेसिस पे भी हमारा एटीट्यूड बनता है। किसी चीज को लेके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर खराब है तो मेरा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड इस चीज के लिए रहेगा। ठीक है, बट इट चेंजेस, ये चेंज भी होता है। फिर देखिए टीए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपको फिर से लिखना है। वही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया था, क्या स्टडी किया गया था, 3 ईगो स्टेट इसमें बताई गई थी, वो फिर से आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिफरेंशिएट लीडर एंड मैनेजर, डिस्कस द रिलेशन एंड रिलेवेंस ऑफ लीडरशिप एज अ मैनेजर। तो लीडर और मैनेजर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। लीडर और मैनेजर में डिफरेंशिएट करिए और कैसे लीडरशिप, रिलेवेंस एंड रिलेशन डिस्कस करना है। तो लीडर और मैनेजर, तो लीड, इसी का दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। दोनों में से कोई एक करना है। लीडर कौन होता है, लीडर होता है जो लोगों को अपने, मतलब लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे ताकि वो गोल अचीव कर पाए, दैट इज लीडर। जबकि मैनेजर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या होता है, उसका काम होता है प्लान करना, ऑर्गेनाइज कराना, दूसरों से काम करवाना, दिस इज द रोल ऑफ मैनेजर। ठीक है,
लीडर जो है लोगों पे फोकस करता है, मैनेजर काम पे फोकस करता है, प्रोसेस पे फोकस करता है, प्लानिंग पे फोकस करता है। लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। मैनेजर को अथॉरिटी मिली हुई है, मैनेजर की अपनी पोजीशन है जिसकी वजह से जूनियर काम करेंगे, उसकी सुनेंगे। जबकि लीडर से लोग इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं, ठीक है। लीडर जो है फॉलोवर क्रिएट करता है, जबकि मैनेजर सबऑर्डिनेट। तो ऐसी कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब एक बात और है, जो लीडरशिप है ना, दिस इज अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर को लीडर होना ही होगा, क्या तभी मैनेजर अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए, तभी उसके सब ऑर्डिनेट उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो वही है, लीडरशिप इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड मैनेजर। विदाउट लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट को इंस्पायर ही नहीं कर पाएगा, मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। ये सब आप लिखेंगे, एक बार ये रीड कर लीजिए। तो लीडरशिप, मैनेजर, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो में आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। अगला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। देखिए नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की कैसी है, जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है कि काम किस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, हर डिपार्टमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फ्लो ऑफ कमांड है वो किस तरीके से है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आती हैं। कैसे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, कैसे डिफरेंट काम कोऑर्डिनेट होते हैं, सुपरवाइज होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है, ठीक। एक लाइन अथॉरिटी होती है और एक होता है स्टाफ अथॉरिटी। वीडियो में डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़िएगा, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपको डिटेल में लिखना है। अगले अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, पहला पार्ट क्या है, व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अ मैनेजर शुड कंसीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी बहुत सारे एनवायरमेंट के कौन से फैक्टर हैं जो मैनेजर को कंसीडर करने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको डिटेल में इसका आंसर। अगला है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, एंड दो डिसीजन मेकिंग के टूल बताने हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। वहां पे बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, पर्सनैलिटी पे बार बार, ट्रांजेक्शन एनालिसिस पे बार बार क्वेश्चन थे, ठीक। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, जो फैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने चाहिए, ठीक है, दैट अ मैनेजर शुड कंसीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करनी चाहिए, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इन्वायरमेंटल, सबसे पहले ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, ये हो रही है बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस के चारों तरफ इन्वायरमेंट है, ठीक है, सराउंडिंग है जो इस बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली एक्सटर्नल एंड इंटरनल बहुत सारे फैक्टर हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, बिजनेस के डिसीजन को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं, इसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो फैक्टर्स है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल फैक्टर्स, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर है ना। इंटरनल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो ये सब इंटरनल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी फैक्टर हो सकते हैं। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रो फैक्टर, एक है मैक्रो फैक्टर। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड, माइक्रो फैक्टर जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे जैसे कस्टमर, बाहर के फैक्टर है ना, कस्टमर जैसे इन्फ्लुएंस करता है, सप्लायर, कॉम्पिटिटर हुआ, इंटरमीडिएरी हुआ, पब्लिक हुआ, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं। मैक्रो फैक्टर, बाहर का मैक्रो फैक्टर क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, अगर इन्वायरमेंटल चेंज आया, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन कैसे लिया जाता है,
ठीक है। डिसीजन मतलब क्या होता है कि आपके सामने कई ऑल्टरनेटिव हैं, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना, यही तो होता है डिसीजन लेना। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है। हमारा डिसीजन कब सही होता है? जब हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करें तो डिसीजन सही, गलत ऑल्टरनेटिव चूज करें तो डिसीजन गलत। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं। इसके जो स्टेप्स की बात करूं, सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए आप। ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है डेटा कलेक्ट करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करिए। चलिए मैं आपके रिस्पेक्ट में बताती हूँ। आप एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके सामने आपको भी डिसीजन लेना है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन की बात हो रही है, मैं आपके डिसीजन की बात कर रही हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। ये है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ें कैसे, ठीक है, ताकि आप 80% 90% मार्क्स स्कोर कर सकें। ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर इसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है। दोस्तों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, इंटरनेट पे सर्व करेंगे। तो आप इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप, अब आप देखेंगे ऑल्टरनेटिव, क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। तो एक तो ऑल्टरनेटिव है कि आपके कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्होंने जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया है उससे पढ़ें। बाकी कोई शॉर्ट टर्म कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ले, या अपने किसी दोस्त से सेल्फ स्टडी कर लें। ठीक है। या तो खुद से पढ़ लें या ग्रुप स्टडी कर लें। ठीक है। तो ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव है आपके पास। फिर आप इवेल्युएट करेंगे ऑल्टरनेटिव। फिर अब जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं, आप क्या करेंगे? उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करेंगे तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है। कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे। फिर उसके बाद अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर रिव्यू लेंगे, फीडबैक करेंगे। ठीक है। रिव्यू करेंगे कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये 7 सिंपल से स्टेप होते हैं। ठीक। अब 2 डिसीजन मेकिंग के टूल भी बोला है, बताइए। तो एक डिसीजन मेकिंग का टूल है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट मतलब कीमत कितनी लग रही है और बेनिफिट कितना हो रहा है। ठीक है। जैसे सपोज करिए आपने चूज किया, एग्जाम्पल है केवल, आपने चूज किया कि आप कोई शॉर्ट टर्म 1 महीने की कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट क्या आ रही है? जो भी उस कोचिंग की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट आ रही है आपको। ठीक है। बेनिफिट क्या है? अब वो दिखेगा, मतलब कि बेनिफिट उससे क्या मिल रहा है आपको, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो वही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, कीमत कितनी देनी पड़ रही है, एंड उससे हमें फायदा कितना हो रहा है। तो ये आप एनालाइज करेंगे। तो ये पहला डिसीजन मेकिंग का टूल है। दूसरा क्या है? सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। इसमें जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, की कमी क्या है, वीकनेस क्या है, उससे अपॉर्चुनिटी क्या है और उससे थ्रेट क्या है। ठीक है। तो ये एनालाइज करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। और इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। मुझे अप्रोक्सीमेट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में 50 मिनट लगे। पता नहीं ये वीडियो एडिट करेंगे तब देखते हैं कितने मिनट का आता है। अप्रोक्सीमेट 50 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है। तो मैंने 50 मिनट में वर्बली ओरली इस क्वेश्चन पेपर पूरा कराने की कोशिश की है। आपको ये लिख करके डिटेल में 3 घंटे में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं, आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के 7 जो सब्जेक्ट्स हैं, सातों सब्जेक्ट मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने पहला वीडियो मतलब बनाया है, अपलोड करूंगी। धीमे धीमे करके सेकंड थर्ड आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, जीएमबी 102 फिर 103 ऐसे आएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज अगर यूजफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूरी है लिखना, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे इस तरह से पीवाईक्यू कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। ठीक है। वैसे यूजफुल तो बहुत है पीवाईक्यू। चलिए यहाँ से आप नहीं देखेंगे, आप कहीं और से पढ़िए या खुद सेल्फ स्टडी करिए, बट पीवाईक्यू एग्जाम में करके जरूर जाइएगा। ठीक है। तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।